बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने कल का मुल्तान का जलसा कर लिया और अब इनकी नज़रें मरकूज हैं लाहौर के 13 दिसंबर के जलसे पर। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि व्हाट्स नेक्स्ट। दूसरी तरफ हुकूमत की बात करें तो आज जो हुकूमत के तर्जुमान है वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज साहब, उन्होंने वफाकी काबीना के इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हुकूमत लाहौर का जलसा नहीं रोकेगी, लेकिन एनसीओसी ने जो एसओपीज बनाए हैं और उन पर अमल दरामद और उनकी पाबंदी से अगर रूगर्दानी की गई तो फिर जलसा मुंतजमीन और कायदीन जो इसमें शिरकत करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का कहना है कि पिछले 24 घंटों में 67 अफराद कोरोना वायरस की नजर हो चुके हैं, उनकी अमवात वाक़या हो चुकी हैं और लोगों को अवामी इज्तिमा से लोगों की जानों से खेला जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस सिलसिले में ऑर्डर भी आ चुका है। अब हुकूमत से सवाल यह है कि उनके पास फिर क्या ऑप्शंस हैं। जाहिर सी बात है, पीडीएम जो है वो अक्टूबर से उन्होंने अपने जलसों का आगाज किया। गुजरांवाला, कराची, कोयटा, पिशावर, मुल्तान और अब उनका आखिरी जलसा बताया जो जा रहा है वो 13 दिसंबर लाहौर को है और फिर मुतवक्किल लॉन्ग मार्च है। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। जिस तरह मुल्तान में पहले कहा गया कि जलसा नहीं होना चाहिए, बाद में कहा कि तसादम से गुरेज करने की खातिर जलसे की इजाज़त दी गई और अब लाहौर के जलसे की भी इजाज़त दी जा रही है। तो ऐसे में तो कोरोना वायरस फिर मजीद भी फैलेगा। फिर जो मईशत की बहाली की बात की जा रही है, टर्न अराउंड की बात की जा रही है, उसको भी सियासी हलचल से नुकसान पहुंच सकता है। इन नुकात पर गुफ्तगू करेंगे, ये सियाको सबाक रखेंगे। फिर आज बीबीसी का जो प्रोग्राम है हॉट टॉक, उसमें फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब का इंटरव्यू चला और जो एंकर हैं उनके सख्त सवालों की वजह से इसहाक डार साहब सटपटाए नजर आए और लगता तो ऐसे है उस इंटरव्यू के बाद कि उनकी मुश्किलें कम होने के बजाय मुश्किलों में इजाफा हो गया है। उनसे उनकी जायदाद के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से बहुत से सवालात किए गए। तो ये भी ज़रा नुकात सामने रखेंगे। दो शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है, प्रोग्राम के पहले हाफ में शरीक गुफ्तगू हैं। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है फॉर्मर फेडरल कॉमर्स मिनिस्टर, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रह चुके हैं अब्बास खान अफरीदी साहब से। नून लीग से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं फॉर्मर कॉमर्स मिनिस्टर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली मुतअद्दिद बार रह चुके हैं हुमायूं अख्तर खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दोनों मौजूद मेहमानों को मैं फॉर्मर वेलकम करूंगा। हुमायूं अख्तर खान साहब, सर आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आज मौलाना फजल रहमान साहब और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमने मुल्तान में जलसा करके दिखा लिया, हमने ऐलान किया था कि जलसा करेंगे, हुकूमत ने कहा हम इजाजत नहीं देंगे, बिलाखिर हमने मैदान मार लिया। और फजल रहमान साहब ने दावा किया कि हुकूमत को हमने गैर मौसर कर दिया। साथ में उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से कोई मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे और 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। तो अपने अज़ाइम का इजहार तो अपोजिशन ने कर दिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी है। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हम बात हो रही है, कोरोना वायरस फैल रहा है, कोर्ट के ऑर्डर से नहीं होने चाहिए। शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि लाहौर का जलसा नहीं रोकेंगे लेकिन मुकदमात कायम करेंगे और FIR भी कट चुकी है। जो मुल्तान जलसे के मुंतजमीन थे, क्या इस पर इत्तेफाक किया जाएगा या कोई एंगेजमेंट की पॉलिसी भी की जाएगी अपोजिशन के साथ किसी मरले पर। हुमायूं अख्तर खान साहब। देखिए जी, एक पब्लिक हेल्थ इशू को मुल्तान में सियासी इशू बना दिया गया। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि उस जलसे में अगर एक खुदा न खास्ता फर्द भी उसको नुकसान पहुंचता है या उसके खानदान को नुकसान पहुंचता है और ये ऐसी वबा है जिससे हजारों लाखों लोगों में ये बिजली की तेजी से फैलती है, तो उसका जिम्मेवार कौन है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने सीनियर लोग बैठ के इसमें एक सियासी फतह का ऐलान कर रहे हैं। अगर हुकूमत चाहती, जो स्टेट है, स्टेट के पास अल्टीमेट पावर होती है, हुकूमत चाहती तो वो ये जलसा बिल्कुल रोक देती, लेकिन उसने सब्र का मुजाहरा किया। उसने बार बार बताया कि ये जो NCOC NCC जिसमें मुकम्मल तौर पे पीपल पार्टी की सिंध की हुकूमत चीफ मिनिस्टर तक हिस्सा है, उनके किए गए फैसले हैं। दुनिया के जो मामलात हैं, जो जिस तेजी से वबा फैल रही है, उनको मद्देनजर रख के ये फैसले किए जाते हैं। आपने देखा कि हमारे फैसले, हालांकि बेहद तनकीद हुई शुरू में अपोजिशन की, लेकिन उसके नतायज आपके सामने हैं।
वबा को हमने कंट्रोल किया, इकोनॉमी को हमने संभाला। दुनिया की बहुत सी इकोनॉमीज हमसे बहुत बुरी हालत में, हमने उसको संभाला। उन्हीं पॉलिसीज के तहत हम आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे नजर में बहुत ही इमेच्योर और जिस वजह से ये पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं आवाम की वजह से, उनकी फलाह बहबूद नजरअंदाज करके आजकल ये सियासत हो रही है। ये अब हम करेंगे क्या? ये तो आपने कह दिया कि इनकी मुझे इमेच्योर समझ- पॉलिटिक्स है। कि वो व्हाट्स इसका नेक्स्ट? फैसला गवर्नमेंट की करें। स्ट्रेटेजी क्या है? सवाल तो ये है, ये सवाल तो ये कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? आपने क्या इमेच्योर बिहेव किया, लोगों की जानें जो हैं वो खतरे में आ रही हैं। उनका ये कहना है, जब उनसे बात करते हैं, हम अब्बास साहब से भी बात करेंगे आपके बाद, वो इनका कहना है कि आप इंगेज करें, प्राइम मिनिस्टर की सतह पर उन कोई कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। शहबाज शरीफ साहब जो पेरोल पर हैं, उन्होंने कहा एक नेशनल डायलॉग की उन्होंने बात की। तो ये जो चीजें, इनको नहीं इन पे काम ज्यादा किया जा सकता हमायूं अख्तर खान साहब? हाँ, ये अच्छी बात है। पहले उन्होंने पीडीएम की वो वीडियो मीटिंग्स की हैं, अब कोरोना को सामने रख के और वो गवर्नमेंट पर दबाव डाल रहे हैं कि अब आप बात कर लें। देखिए मेरी बात सुने, किसी सूरत में इमरान खान साहब इस तरह की ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। ठीक है। और आप देखेंगे कि ये जो चंद लीडर हैं, और पीएमएलएन की आपने बात की, शहबाज शरीफ साहब ने, वो भी एक वेग बात हुई है। और मैं चार आप पीएमएलएन के सो कॉल्ड लीडर्स के अगर बयानात देखें तो मतजाद हैं। तो अब पहले तो हमने ये डिटरमिन करना है कि पीएमएलएन में अगर आवाज सुनी जाए तो किसकी आवाज सुनी जाए। ठीक। सारे लोग जानते हैं कि पीएमएलएन में एक जबरदस्त किस्म की इस वक्त सर्द जंग चल रही है अंदर, और वो पार्टी के इक्तदार संभालने की जंग है। हमें सबको मालूम है, और हमें यह भी मालूम है कि कौन किस धड़े में और वो क्या कर रहा है और किससे मिलता जरा है। अब्बास अफरीदी साहब से पूछ लेते हैं। तो अब्बास साहब से पूछते हैं। जी अब्बास साहब बताइएगा, ये उन्होंने कहा कि मुतज़ाद आवाज़ें आ रही हैं। हमायूं अख्तर खान साहब कह रहे हैं किसकी आवाज़ सुने, शहबाज शरीफ साहब की नेशनल डायलॉग की बात करें, या मरियम नवाज साहबा कहती है कि फिर ना कहना हम नहीं बताएंगे क्योंकि अब हमायूं अख्तर खान साहब की हुकूमत का जाने का वक्त शुरू हुआ जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी माशाल्लाह मिनिस्टर रहे हैं, सेनेट के रुकन रह चुके हैं, पीएमएलएन ने हुकूमत की है। ये जो कोविड-19 है, इसमें कहा जा रहा है कि जी इससे लोग इसका शिकार हो सकते हैं। बिलावल साहब हुए हैं, कैप्टन सफदर साहब कोरोना वायरस में मुब्तला रह चुके हैं। क्या अब अमल दरामद होना चाहिए? मैंने खुद भी कोरोना गुजारा है। आपने खुद भी गुजारा? जी, जी, सो यू नो इट कि ये कितना डेंजरस डिजीज है। लेकिन इससे ज्यादा डेंजरस डिजीज से हालात जो है ना, सारे दुनिया में कोरोना है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक। लेकिन हमारे मुल्क में कोरोना से ज्यादा इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। तबाह हो चुकी है, बिल्कुल तबाह हो चुकी है। अगर किसी को नजर नहीं आ रही तो उसका इलाज है नहीं। उसका इलाज इस तरह नहीं है कि आपने देख लिया कि मुल्तान में ये कह रहे हैं कि हमने छोड़ा। मैं खुद गया था, आप अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने 12-1 बजे तक 2 दिन जो कर सकते थे, जो रास्ते बंद कर सकते थे, जितनी गिरफ्तारियां कर सकते थे, जितने लाठीचार्ज कर सकते थे, जो काम ये कर सकते थे उन्होंने किया। जब इनको समझ आई कि अभी हमारे उससे कंट्रोल से बाहर है, तो इन्होंने कहा इससे अच्छा है कि अभी हम छोड़ दें, क्योंकि इसके बाद आवाम हमारे काबू में वैसे भी नहीं है। तो जब इनके ऊपर आवाम काबू से बाहर हुई तो इन्होंने छोड़ दिया। आप मुझे बताएं कि इन्होंने कोरोना का भी कहा। आज 300 बच्चे खिसा की किल्लत से जो है मुर्दा पैदा होते हैं। आज इस वक्त गुर्बत की वजह से 300 बच्चे पाकिस्तान में, जिक्र टीवी पे नहीं आता, आप डेटा उठा लें सारे सूबों का, उनसे पूछे कि कितने बच्चे फौत हो रहे, खाली औरतों की कम खुराक की वजह से। आप आजकल पूछें कि लोग जो खुदकुशियां कर रहे हैं बेरोजगारी की वजह से, जो घरों से निकल रहे हैं, जो रेंट नहीं दे सकते, पूरी इकोनॉमी की वजह से लोग किस हाल में और किस तबाही की जलसे से रुक जाएंगे। यही तो बात है, ये जलसों से नहीं रुकेगी, ये इस गवर्नमेंट के जाने से रुकेगी। और जलसों से चली जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल जाएगी। हर गवर्नमेंट आपके खिलाफ जलसे की नहीं, ये कहते हैं ना, हर क्यों नहीं गई? 5 साल पूरे किए? नहीं, 5 साल को छोड़े, मुल्क का क्या हाल इन्होंने किया वही ये कैसे कह सकते हैं? हर तहरीक जब शुरू होती है उसका असर इस मुल्क में और पाकिस्तान बनने से आज तक उसका हल निकला हुआ है, और उसके असरात भी निकले, और वो गवर्नमेंट जाती है, और ये गवर्नमेंट भी जाएगी। इसलिए जाएगी कि इस वक्त लोग
ऐसे इंतशार में आ चुके हैं। अगर इस मुल्क के अवाम को डायरेक्शन नहीं दीगी, अगर इस वक्त इस अपोजिशन ने इस अवाम को काबू नहीं रखा, और तो ये नफसा नफसी हो जाएगी मुल्क में। गुर्बत का वो ऑपोजिशन लहर, ने आवाम को काबू में रखा है, या मौलाना फजल रहमान साहब ने तो कहा था कि अगर पुलिस है तो आप भी डंडा उठा लें। वो इसलिए कहा कि जो हालात अवाम के हैं, हर कोई जलसे के लिए नहीं जाता। बहुत से हमारी बहनें घरों में बैठी हैं, जिन बच्चों का मैंने जिक्र किया कि जो कैजुअल्टीज हो रही है वो घरों में है। बहुत से लोग सियासत में नहीं है, नौकर पेशा लोग हैं, सरकारी फैक्ट्रियों में काम, प्राइवेट जॉब्स करते हैं। जो इस वक्त आप मुझे बताएं इकोनॉमी ग्रो कर रही है। 4000 लोग आपने स्टील मिल से निकाली, इकोनॉमी ग्रो कर रही। पीआईए से आपने लोग निकाले, ग्रो कर रही। पीटीवी से आपने लोग निकाल दिए, ग्रो कर रही है। पीटीवी से तो किसी को नहीं निकाला। बहुत निकाला है। क्यों नहीं निकाला? पीटीवी से किसी को नहीं बिल्कुल निकाला। निकाला है, बिल्कुल निकाला है। मैं पीटीवी में बैठ के मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं ना। आप शायद रेडियो पाकिस्तान में कह अच्छा, रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान पीटीवी से किसी को नहीं अच्छा, निकाला। रेडियो बस इनका भी नंबर आ जाएगा, ठीक है, बहुत जल्द आ जाएगा। रेडियो पाकिस्तान से निकाल दिया। आप हर जगह से महकमों से लोगों को निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इकोनॉमी ग्रो कर रहे हैं, लोगों को बेरोजगार करके। ये नुकता आम है। ये सरकारी मैं बता रहा हूं। इस तरह प्राइवेट आपने 6 महीने का उनको जो है कोरोना में सब्सिडी दी, कम लोन की, कि लोगों को नौकरियों से नहीं निकालो। आज का ये जो महीना है दिसंबर में 50,000 लोगों को फैक्ट्रियों से निकाल दिया जाएगा। 50,000 लोगों को निकाल दिया जाएगा। आज तो 1 दिसंबर है। जी बिल्कुल, जो 6 महीने का स्टेट बैंक ने दिया था कि आप लोगों को ना निकाल, और उससे पहले लाखों लोगों को निकाला गया फैक्ट्रियों से। हर इंडस्ट्री का रिकॉर्ड लें। इन जलसों से सवाल ये था कि क्या ये तमाम चीजों का तदारुक हो जाएगा, और ये भी जरूर बताएगा। बिल्कुल हो मैं हमारे जाएगा। साहब के पास जाऊंगा कि जो ये बताएगा कि 13 दिसंबर के जलसे के बाद, जलसा कर लिया आपने मुल्तान का, अब हम गुफ्तगू करें, उसके बाद फिर क्या होगा? हमने अभी इसके बाद हमारा लाहौर का जलसा है। फिर पूरे मुल्क में लाहौर के जलसे से पहले एहतजाज है, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको मैं बता दूं। और उसके बाद लाहौर का जलसा है, और उसके बाद मैं बता रहा हूं ना, उसके बाद आपको लाहौर जलसे से ही, स्टेज से ही पता चल जाएगा कि उसके बाद क्या है। स्टेज से पता चल, वो स्टेज से आपको पता चल नहीं हुआ, नहीं तय, लेकिन उसका आपको ऐलान स्टेज से पता चलेगा कि उसके बाद क्या है। हम एक चीज बता दें, ये कहती है ये गवर्नमेंट के हमारी इकोनॉमी ग्रो करी। जब कह रहे हैं फैसलाबाद में तो 2 से 3 लाख लोगों को नौकरी मिल गई है। बिल्कुल ऐसी मिली जैसे वाडा साहब ने कहा था कि लोग जो है, ये वही बात है कि बाहर से लोग आएंगे, बाहर से रोजगार के लिए। फिर इनका वो कह रहे हैं, वो जो बाहर के वो एडवाइजर है क्या, उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान से सबसे ज्यादा लोग बाहर चले गए नौकरियों के लिए। अफसोस की बात यह है इस मुल्क के लिए कि हमने कभी भी उस नजरिए पे, मुझे एक चीज हमायूं साहब बता दे, मैं मान जाऊंगा। बताएं कि टमाटर कब सस्ते होंगे, चीनी कब सस्ती हो गई है सर, आपने खरीदी नहीं है शायद। मैंने खरीदे टमाटर, आज भी 110 रुपए के। मैंने आज आलू आज भी 100 रुपए का है। मैं एक एक चीज का बताऊं क्योंकि मेरे साथ मजदूर भी काम करते हैं। चीनी आज भी 90-95 रुपए के, 100 रुपए, 115 से 90 पे अच्छा आ गई शाबाश है। ये 55 रुपए की थी, इन्होंने 30 की करनी थी। इन्होंने आके स्टॉक एक्सचेंज 56 पे। ये मुझे ये मैंने नहीं, 4-5 चीजें बता दे। पेट्रोल कब सस्ता होगा, चीनी कब सस्ती होगी, सब्जियां कब सस्ती होगी, पेट्रोल जो ये 40 रुपए का लीटर देते थे, ये कब सस्ते, ये चीजें कब सस्ती होगी? जी हमने एक्सपोर्ट इतना, अच्छा एक चीज और, इसका जवाब एक छोटा सा टेक्सटाइल का जवाब, टेक्सटाइल पे आते हैं ना, इसका जवाब लेने। जी हमारे अख्तर खान साहब ये बताइएगा, ये तो कह रहे हैं आप लोग नौकरियों से लोगों को निकाल रहे हैं, और ये इन्होंने दावा किया है कि 50,000 लोग जो है वो निकल जाएंगे दिसंबर में। स्टेट बैंक ने कहा था 6 मंथ्स का एम्बार्गो लगाया था महंगाई के हवाले से। आपने सबको सुन लिया, जवाब दीजिएगा। मेरा भी एक आफरीदी साहब से सवाल है जी। आपने जो हालत हजार बताई है अवाम की जी, तो पीपल पार्टी और PMLN 4-4 मरतबा वफाक में हुकूमतें बना चुकी हैं। पीपल पार्टी 6 मरतबा सिंध में हुकूमत कर चुकी है, PMLN 5 मरतबा पंजाब में। मौलाना साहब KPK में भी हुकूमत कर चुके हैं, बलोचिस्तान में भी कर चुके हैं। मुझे जरा आप एक चीज बता दें, अंदरूनी या बैरूनी, इस मुमलकत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए एक चीज जरा मुझे बता दें कि पिछले 40, 50, 60 साल में इन पार्टियों ने इस आवाम को क्या दिया है। और अभी भी जो आप बाहर निकले हुए हैं, अपने अपने जो लीडरों के जो मसाइल हैं उनका हल के अलावा आपने इस मुल्क में अंदरूनी और बैरूनी हालत बेहतर करने के क्या मंसूबे पेश किए हैं, जरा ये इस प्रोग्राम में बता दे तो हमें शायद कुछ इल्म में इजाफा होगा।
मैं उनसे पूछ सकता हूं, इसका आप अगर जवाब देते हैं, आप लोगों का तो ये उन्होंने कहना मेरे है, सवालों का जवाब नहीं दिया, मैं उनके सवालों का जवाब दे जवाब सकता दूंगा। हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों का तो ये कहना है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि टेक्सटाइल में एक टर्न अराउंड आ रहा है, उनको बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इसके साथ साथ हमारे जो टैक्स के अहदाफ हैं वो अचीव हो रहे हैं, महंगाई की शरह में कमी वाक़या हो रही है। अब्बास अफरीदी साहब तो तमाम चीज़ों को नलिफाई कर रहे हैं, मुस्तरद कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, महंगाई में कमी आ रही है, ये इस चीज को मानने से इनकारी है, तो कोई फैक्ट्स फाइल्स हमारे साथ शेयर करेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स हमायूं साहब? देखिए, मैं एक पिछले 50-60 साल का और मुल्क के मुस्तकबिल के 50-60 साल का सवाल कर रहा हूं इन पार्टियों से जो साल से बैठी हुई हैं। मैं पूरी तफसीलन 2.5 साल से इन्हीं प्रोग्रामों में बैठ के बताता रहा हूं कि क्या हालात मिले, हमने क्या क्या किया, कोरोना के इक्तिसादी हालात का हमने कैसे मुकाबला किया, और मैं आपको मुफस्सल जवाब अभी दे सकता हूं कि इस वक्त तक इकोनॉमिक हालत क्या है। वो एक अलग लंबी बहस है, मेरे सवालों के तो जवाब मिले मुझे। मैं देता हूं। चलें जी, सवालों के जवाब दें हमारे सब। मैंने उन 40 सालों में आप लोगों ने क्या काम मैं किया? जवाब दे रहा हूं। मैंने उनसे जो भी पूछा उनका जवाब नहीं था कि चीजें सस्ती होगी, ठीक है। अभी उनके सवालों का जवाब एक एक करके मैं देता हूं। हमने इस फेडरल गवर्नमेंट में नून लीग ने 9 साल का इख्तियार किया। कितने साल का? 9 साल का। 9 साल के इख्तियार हमने इख्तियार किया, अपनी उसी इख्तियार में एटम बम का धमाका किया, उसी इख्तियार में हमने इस मुल्क को इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं बात, इस मुल्क को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हमने दिया। इस मुल्क को बिजली की लोड शेडिंग थी 16-16, 18-18 घंटे का, हमने उस लोड शेडिंग को दूर किया, खत्म किया। अगर आज वो खत्म ना होता तो ये क्या इंडस्ट्री चलाते, हमने उसको खत्म किया। हमने जो लोन्स लिए, जो काम किया, 20 अरब डॉलर का हमने टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट की, जो एक दफा 24 अरब डॉलर पे गई फिर वापस गई। हमने इस मुल्क में टेररिज्म खत्म की, उसी बजट में, उसी पैसों में, उसी किस्सों में हमने जंग लड़ी, जंगों को खत्म किया। हमने अपने दौर में कश्मीर को खोया नहीं, हमने अपने दौर में, हमने अपने इस दौर में जो है जो मुल्क को एक इसकी इज्जत और वकार को कायम रखा। हमने अपने मुल्क को उस नेच पे नहीं ले गए कि जैसे हम आज पाकिस्तान में बैठे और हम कह रहे हैं कि गुर्बत, हमने कभी नहीं कहा कि जो है हम पेट्रोल पे जो है टैक्स नहीं लगाएंगे, हमने नहीं कहा। ये सारे वादे इन्होंने की कि 40 रुपए का होगा। इन्होंने कहा जिस वक्त आटा 30 रुपए किलो था, कितना, इन्होंने कहा ये 15 रुपए का होगा। इन्होंने कहा, हमने नहीं कहा कि चीनी 55 रुपए थी, इन्होंने कहा ये 25-30 रुपए। हमने नहीं कहा 100 रुपए का पेट्रोल, इन्होंने कहा 40 रुपए का आपको काम डॉलर इन्होंने कहा कि जब 1 रुपए नहीं कहते, डॉलर जब 1 रुपए चढ़ता है तो 1000 अरब, अभी 160 रुपए का है तो कितना चढ़ता है ये हमें नहीं पता। अभी ये दोबारा आज मेरी इस टीवी के, तो अभी ये फिर IMF के पास जाएंगे, पहले तो चले गए। IMF के पास तो है ना, नहीं, एक अभी दूसरे प्रोग्राम के लिए दोबारा भी जाएंगे। और जो कर्जे हमने 5 साल में, कहते थे ना ये कि फलाने गवर्नमेंट ने इतने लिया, फलाने का इख्तियार गुजरा, हमने 9 साल के इख्तियार के हिसाब, चले जी 9 साल के इख्तियार का हम तैयार है रुपए तो आज आपको पता है साग डार साहब से भी सवालात हुए थे BBC के टॉक शो में, और उनसे पूछा गया कि आपकी जो है कितनी जायदाद है, क्या है। उन्होंने कहा मेरी सिर्फ एक लाहौर में जायदाद है। उसका भी जवाब देते, सवाल तो सुन, उनके बेटे ने, मैं जवाब एडवांस में, नहीं सवाल तो सुन लेना, एडवांस में कैसे, वो तो टॉक शो हो चुका है ना। तो उस पे उन्होंने कहा कि जी मेरी तो सिर्फ एक घर है, वो भी हुकूमत ने कब्जे में लिया है। तो जब उनसे होस्ट ने पूछा कि आपका सिर्फ आपकी और फैमिली की कोई लंदन और दुबई में जायदाद, तो उन्होंने कहा दुबई में विला है। तो उन्होंने कहा बेटों का, तो उन्होंने ये फैमिली का ही कहा था ना, बेटे फैमिली में आते। तो उनसे पूछा गया कि जब आपके तमाम हिसाब किताब ठीक हैं तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाते। इस पे उनका कहना था कि मैं बीमार हूं। तो उनका आप 3 साल से बीमार हैं। तो अब्बास साहब, अगर आप बता रहे हैं कि इतनी अच्छी कारकर्दगी है, फिर तो ये सवाल बनता है कि साग डार साहब, क्योंकि वही आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी जब इतनी जबरदस्त उनके पास एक क्रेडिट शीट है, तो पाकिस्तान वापस आए, इश्तिहारी ना बने और अपने सवालात का जवाब दे दें। आपकी बात इसी तरह है कि जैसे वो वीडियो जज की निकली थी, जज की जो वीडियो निकली थी कि मुझे ये फैसला मुझे प्रेशर में करना पड़ा। इसाक डार का भी ऐसा मैं कह तो रहा हूँ ना कि वो वीडियो थी और उसका क्या हुआ, उस जज को सस्पेंड कर दिया गया, केस अपनी जगह मौजूद है। ये हमारा मुल्क में जो सिस्टम है या जो होता है, जज तो गया उस फैसले की वजह नहीं, अगर आपके पास सब कुछ अकाउंट फॉर है, बात सुनो, और एक ही घर है, बात सुनो, जज तो, मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे मैं आज बिजनेस करूँ, आप मुझे जानते हैं, मैं इस तो आप पाकिस्तान में मैं कह तो रहा हूँ, डार साहब क्यों नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरा वालिद, मेरे बच्चे, मेरे पोते
मेरे नाना वो हिसाब दे सकते हैं जैसे हमायूं साहब है। हमायूं साहब किस वक्त पोते होंगे? देना चाहिए वैसे। दे नहीं सकते, क्यों देना चाहिए, नहीं, अपना दे नहीं सकते आप। नहीं, मेरा वालिद मेरा हिसाब नहीं दे सकता, क्यों? लेकिन इस पे मैं अब्बास आज साहब, मेरे अगर आप वालिद की एज है आप एक नेशनल इंटरव्यू में 85, कहें, 86, नहीं देखें, ठीक अगर है। नहीं, अगर आप एक नेशनल इंटरव्यू में कहें कि मेरा जो सारे हिसाब किताब है, आपने तो मान लिया ना ऑन एयर के हिसाब नहीं दे सकते, मेरे वो आज- वालिद मेरा हिसाब नहीं दे सकते। वो ये कह रहे थे कि जी मेरा सारा हिसाब किताब जो है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट मेरा- में मौजूद है। मैं इसहाक डार साहब की बात कर रहा हूं, आप उनका इसाक डार जवाब साहब दे रहे हैं। का उसने कहा मेरा मौजूद है, बेटे अपना जवाब तो दें। उन्होंने कहा आप अपना जवाब देने के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? तो यही तो बात है ना, उसका जवाब मैंने दिया कि एक जज जाता है गलत फैसले की नहीं, वजह से, ये तो अब आप- फैसला अपनी जगह तो मौजूद जो है। फैसले आपके हक में होंगे, नहीं, कोई वो ठीक फैसला हक होंगे। में नहीं है। फैसला इस वक्त जो तहरीक चल रही है, आप समझते वो हैं कि तहरीक क्या इसाक है? डार साहब ना के वो ठीक कर रहे हैं? जी इसाक डार साहब ना के ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल ना आके इधर आके कोई इंसाफ को सुनता है, कोई हक की बात कर आपको सकते हैं? पाकिस्तान की कोई हक अदालतों में बात- कोई यकीन नहीं है इंसाफ का? वही जो साकिब निसार की अदालतों आपसे पे पूछ रहा बिल्कुल नहीं है, जिसने मौजूदा अदालतों पे है? मैं तो कह रहा हूं साकिब निसार ने जो फैसले दिए, जो उन्होंने फैसले वो कहते हैं ना कि मैं तो ईमानदार हूं, लेकिन मेरा टैक्स में 1 लाख रुपए देता हूं, मैं ईमानदार हूं, 3 अरब रुपए की प्रॉपर्टी। आपको पाकिस्तान की अदलिया पे एतबार है नून लीग को? मैं तो कह रहा हूं ना साकिब निसार जैसे साकिब निसार, देखिए वो तो जा चुके हैं। फैसले उसी टाइम मौजूदा अदलिया, देखो वही तो कह रहा हूं, मौजूदा अदलिया पे आपको एतबार है? बात तो कह रहा हूं कि उसी तरह साकिब निसार ने जो फैसले किए, आप फिर वो शख्सियात पे जा सारे रहे हैं। नाले, मैं इसलिए जा रहा हूं कि उस टाइम वो चीफ जस्टिस थे, वो इस मुल्क की जितनी वो तबाही डलन उन्होंने इस किया, वक्त- इस वक्त उसी वो जज थे ना, मैं इस टीवी पे लॉ बैठ के- ऑफ द लैंड, मैं इस कह रहा वक्त हूं- मैं आपसे पूछ रहा हूं बात कि तो कह रहा हूं ना, जब इसाक इस डार वक्त साहब, में अब्बास निजाम- अफरीदी जो कि नून लीग के रहनुमा बिजनेस करते हैं, पाकिस्तान की अदलिया पे आपको एतबार है मैं या तो नहीं? कह रहा हूं अदलिया पे तो हमें एतबार करना चाहिए, लेकिन अदलिया का जो पास्ट है साकिब निसार का, और अगर- हाल जो है, मैं तो कह रहा हूं हाल का तो हमें पता नहीं है नहीं, ना। आपको कैसे नहीं पता? पता पाकिस्तान में नहीं है। रहते हैं। मैं पाकिस्तान में चलिए, रहता आप हूं, कह रहे हैं मुझे आपको नहीं पता। नहीं है। हमारे अख्तर साहब, बिल्कुल आप पता जवाब नहीं दे सकते हैं अपना? वो कह रहे हैं इसाक डार साहब इसलिए नहीं वापस आते कि इनको अदलिया पर एतबार नहीं है। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आ रही, आप अफरीदी साहब ने कहा कि बाप बच्चों का जिम्मेवार नहीं होता, जी, लेकिन हमारा ये क्या कोई बरतानिया का शाही खानदान है, हाउस ऑफ विंडसर है, जिसमें पाकिस्तान की जो 2 बड़ी पार्टियां हैं उनमें अच्छी जमहूरियत है कि खानदान के अलावा कभी कोई फर्द आगे नहीं किया गया। इक्तदार के लिए तो आप बच्चों को आगे कर देंगे, वो बाप ही करेगा आगे, वो बच्चों को आगे कर दो, लेकिन बाप बाकी किसी चीज में बच्चा बाप का जिम्मेवार नहीं है। ये है पीएमएलएन की इशू ये है जी कि जो अदालत इनके हक में फैसला करती है वो अच्छी अदालत है, और जो अदालत इनके खिलाफ फैसला करती है वो खराब अदालत है। जो फौज का सरबराह इनको जमीन से पकड़ के और सियासत में ले आता है, वो सरबराह जो है वो उनका वालिद होता है, और जो सरबराह इनकी करप्शन के केसेस चले या और वजूहात से इनके खिलाफ चले, वो जो सरबराह है वो बहुत बुरा सरबराह होता है। ये तो पूरी हिस्ट्री इस चीज से भरी पड़ी है। और मेरा फिर यही सवाल है कि आया पीएमएलएन के दौर में पाकिस्तान जो है वो कोरिया बन गया या चीन बन गया या जापान बन गया या सिंगापुर बन गया? पाकिस्तान तो उधर का उधर खड़ा है। और मैं अगर आपसे अभी बयान करना शुरू करूं कि क्या हालात पीएमएलएन ने छोड़े थे और हमने उनको कहां से लेके गए हैं और हमने कर्ज इनके कर्जों के लिए किस तरह अदा किए हैं, तो वो एक बड़ी लंबी बहस है, आपका टाइम खत्म हो जाएगा। 1 रुपए कर्ज अदा नहीं लेकिन किया। ये बताइएगा हमायूं साहब, वो जो कह रहे थे, आपने कही अपने इक्तदार की बातें बताई, उन्होंने 9 साल में कहा कि एटम बम का धमाका किया, एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको 20 अरब डॉलर तक लेकर गए, लोन्स हमने जो लिए उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, हमने मोटरवेज बनाई, हमने बिजली के कारखाने लगाए। तो अब्बास अफरीदी साहब ने एक तवील फहरिस्त दिखाई है। और ओके, मैं अभी आपको चीजें कब सस्ती होंगी, और चीजें कब सस्ती आप होंगी? जरा, मेरा ख्याल इस कौम जरा शर्मिंदा हो जाएगी अगर नवाज शरीफ साहब ये कहें कि एटम बम इस मुल्क का बनाया भी उन्होंने था और धमाका भी उन्होंने किया। हाँ, एटम बम का क्रेडिट जुल्फिकार अली भुट्टो को मिलता है, उन्होंने शुरू किया, और उसके बाद सबसे बड़ा क्रेडिट ज़ियाउल हक के दौर में वो और उनके साथी जो हैं उन्होंने ये बम बनाया था। ये सिर्फ इसका धमाका उस दौर में हुआ और इस वजह से हुआ। और आपको पता है कि ये बम किसके कंट्रोल में होता है और इसमें क्या चेन ऑफ कमांड होती है, ये हमें ना बताएं। अच्छा। दूसरा, आपने इसमें कोई शक नहीं, अब मैं सिर्फ आपको बिजली की बात करता हूं जी, बिजली।
इसमें कोई शक नहीं कि बहुत भारी भरकम कर्जे लेके बिजली के कारखाने लगाए गए। बिजली के कारखाने से डॉलर पैदा नहीं होते और वो कर्जे बैरूनी ममालिक में डॉलरों में वापस करने, एक वजह यह है जो आजकल हमें मसले पड़े हुए हैं। दूसरी वजह यह है कि बिजली के कारखाने आपने वही पुराने जो आईपीपीस थे जिसमें बिजली जब बन जाएगी, इस्तेमाल हो ना हो, 60% पेमेंट उनको करनी पड़ेगी। इसीलिए हम आईपीपी से अभी बात कर रहे हैं कि को खुदा का खौफ करें, इधर इंडस्ट्री तबाह हुई है और आप हमसे बगैर बिजली हम आपसे खरीदे, आपको पैसे देते हैं जिसको कैपेसिटी पेमेंट कहा जाता है। तीसरी चीज ये कि जो जितनी भी चोरी है और लीकेजेस हैं जिस वजह से सर्कुलर डेट बनता है, वो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जरिए बनता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन्होंने रिफॉर्म नहीं की और ठीक नहीं किया। तो बिजली के कारखानों की ये मैं आपको सूरत हाल अभी मैंने एक्सपोर्ट्स 20 अरब डॉलर तक उनका हम ले गए थे। एक्सपोर्ट्स सब कब सस्ती होंगी? एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स की भी सुन लीजिए। पाकिस्तान में शाह साहब, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स 9 बिलियन डॉलर थी आज तक। ले जाएंगे एक्सपोर्ट? बेतहाशा दौर आए नून लीग के, 8-9 बिलियन से नहीं बढ़ती थी। मुशर्रफ साहब के दौर में मैं वजीर था, मैं 9 बिलियन डॉलर से अपने मुंह भी एमएट नहीं बन रहा, 20 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट लेके गया। अच्छा। पीपल पार्टी 2008 में आई, उसने 20 से 25 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट ले गए। अब जरा 2013 की कहानी सुन लें। 2013 में नून लीग आई, एक्सपोर्ट्स 25 बिलियन डॉलर से 20 बिलियन डॉलर पे आ गए। ठीक है। नहीं, आखिरी साल में वो कोई मेरे ख्याल 23 बिलियन डॉलर तक गए हैं। आपका क्या हदफ है सर? आपका क्या बेंचमार्क है? ये 23 बिलियन डॉलर पे छोड़कर गए थे, इस वक्त कहां पर और आप कहां तक ले जाना चाह रहे हैं? हाँ, हमारी नीचे नहीं आई। हमारी, आपको मालूम है क्या हालात थे, कोविड के क्या हालात थे। हमारी एक्सपोर्ट्स अब बिल आखिर जो हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं और दुनिया के जो मालियाती इदारे हैं उनसे अपने ताल्लुकात ठीक किए हैं, इकोनॉमी कुछ स्टेबल हुई है, हमारी एक्सपोर्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अब बढ़नी शुरू हुई है। टुवर्ड्स द अब्बास अफरीदी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ज़ाहिर बात है आपका सियासी बयानी है, उनका सियासी बयानी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त के जो हालात हैं, आप समझते हैं कि हम इनएडवर्टेंटली, गैर इरादी तौर पे तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं? इस तसादम की फिजा को कैसे कम किया जा सकता है? आप भी अपने अहदाफ के लिए स्ट्रगल करेंगे, वो भी अपने अहदाफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन तसादम से कैसे बचा जा सकता है? ऐसा है कि तसादम कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क को इस क्राइसिस से बचाया जाए। इस क्राइसिस से जो इस वक्त इकोनॉमी चली गई है, ठीक है, आपने वही तजावीज़ दे रहा हूँ। हमायूं भाई ने बहुत बातें की कि आपने जो भी सवाल किया, मैंने कहा चीज़ें कब सस्ती होंगी, जवाब नहीं है इनके पास। कि रोज़मर्रा के चीज़ें कब सस्ती होंगी, पेट्रोल बिजली के, कोई जवाब नहीं है। जवाब इसलिए नहीं कि कुछ चीज़ें सस्ती होंगी नहीं, ठीक है, वो तो खुद इनके साथ नहीं, फार्मूला नहीं है। अभी हम यही चाहते हैं कि हमने ये चीज़ें कंट्रोल रखी थी 5 साल तक। हम ये चाहते हैं कि हम इन चीज़ों को आवाम के लिए वापस सस्ती करेंगे। उसके लिए क्या तरीका है? यही बता रहा हूँ ना, यही कि पहले हम बिजली लाए, फिर हमने इंडस्ट्री चलानी थी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। हमें पता ऑपोजिशन अब आप क्या कर सकते हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारे साथ एक टीम थी। जब ये आई, इन्होंने कहा हमारे साथ आइंस्टाइन की टीम है, हम 100 दिन में ये सारी तब्दीली लाएंगे। जो गलत था, जो इनके पास टीम नहीं थी, जिसकी वजह से ये तबाही मची। वो तो उनका जिम्मेदार है। हम अपनी जिम्मेवार है ना। हम कह रहे हैं कि जब हम बैठे तो हमने ये काम किया और उसका तसलसल होता तो आज ये काम जो है इस वक्त मुल्क में कोई इंडस्ट्री चल रही। इलेक्शन हुए 2-3 साल हो गए हैं बात तो साहब, अभी इसको इस मुल्क को बचाना है। आप समझते हैं बचाने के लिए इनको हटाना लाजिम है? बहुत लाजिम। अगर हम इनको, मैं एक जवाब दे रहा हूं, अगर हम इनको छोड़ देते हैं और ये 5 साल तक छोड़े रहे और ये तबाही और ये 1 करोड़ जो नौकरियां ये दे रहे थे, 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, इससे बहुत नुकसान होगा। इससे जो है 2 करोड़ लोग और बेरोजगार हो जाए और मुल्क की इकोनॉमी जो जैसे दोबारा IMF की तरफ ये जा रहे हैं, जितना लोन इसमें था उसकी 3 गुना और ले। साहब वो कह रहे हैं कि अगर आपको हुकूमत करने दी तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है, जो मैं टेक अवे ले सकूं अब्बास अफरीदी साहब की गुफ्तगू से। आप बताइए, अब आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है? चले, अब्बास साहब कारोबारी आदमी है, सोच समझ अच्छी है। मुझे बता दें कि वो आके फौरी तौर पे क्या करेंगे। मैंने तो पहला सवाल ये था कि आप बता दें कि आपकी पार्टी जो 4 मरतबा वफाक में आ चुकी है, 5 मरतबा पंजाब में, अब ये 5वीं मरतबा आके क्या करेगी इस मुल्क को? वो तो सर वो बताएंगे। आप इस चैलेंज को कैसे निपटेंगे? इस कोरोना का जो दुनिया में बुरान है,
इससे कैसे निकालेगी? जरा मुझे दो चीजें बता नहीं दें। वो तो कोरोना से बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी का है। 300 बच्चे पर डे पाकिस्तान में इस वक्त फौत पैदा आप- हो रहे आज से हैं। तो नहीं फौत हो रहे, नहीं पहले नहीं से नहीं, स्टंटिंग देखिए ग्रोथ की डेटा, वजह से हो रहे हैं नहीं ना। नहीं नहीं, ये और गुर्बत की वजह से, लोगों की ग़िज़ा नहीं है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से डेली बच्चे फौत हो रहे हैं। आप इसका डेटा जमा करें। उसके अलावा घरों से लोगों को बेदखल हो रहे हैं, लोग किराया नहीं दे इसका सकते। हल बताइए, बात सुनिए, तो बच्चे निशानदेही कर रहे स्कूलों हैं। से निकल रहे हैं, अपनी फीस नहीं दे सकते। साहब ये तो आप निशानदेही कर रहे हैं, हल बताएंगे। हाल यही दिखा रहे हैं कि जब ये जो लोग नहीं कर सकते, जो लोग मुल्क को चला सकते हैं, जो चला रहे थे, वो इस हालात में नहीं ले गए थे। उनको मुल्क को। कैसे वापस लाया जा सकता है? कोई तरीकाकार है ना? तरीकाकार यही है कि इनको हम हटाएंगे, ये इस्तीफा देंगे और उसके ये बाद चुनाव जाएंगे, पाएंगे। दोबारा इलेक्शन ये। होगा, दोबारा हम आएंगे और मुल्क में जो है आप मुझे बताएं, हमारे साथ आज 30 तक सेकंड। सैलरियां कम हो रही हैं। 30 सेकंड लोगों का हमारे बुरा साहब हाल आपने है। सुन लिया, वो कहते हैं आप जाएंगे तो हम अगर- बताएंगे। आपने अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस तरीके से हैंडल किया, इस हठधर्मी से, और इस तरह की सूरत हाल पैदा की, तो हमें हटाते हटाते मुझे लग रहा है कि आप सारी फारग हो जाएंगे। हाँ, ये सबसे आपने बड़े खदशे का इजहार किया। इसी पे खत्म करते हैं। अब्बास हफीज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं अख्तर खान साहब, जो हमारी साहब ने बात की कि यही ना हो जो मेरा बुनियादी आज की इस नशिस्त में सवाल था कि तसादम की फिजा को कैसे कम किया जा सकता है, उसमें अपोजिशन हुकूमत को क्या किरदार अदा करना चाहिए। ये ना हो कि आपस की लड़ाई में ये जो पूरा सिस्टम है, इसको खुदा ना खास्ता कोई ऐसा नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचे जिस पे फिर हम अपोजिशन हुकूमत बैठ के अफसोस का इजहार कर रहे हो। इससे को यहाँ क्लोज करेंगे। दोबारा जब लौट के आएंगे तो जो मईशत की बहुत ज़्यादा बात हुई, उस हवाले से एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे होंगे, जरूर देखिएगा। एक छोटा सा वक्त, उसके बाद दोबारा लौट के आते हैं। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज फेसबुक अकाउंट पर 30 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है सरदार तनवीर लियाज साहब ने। आप वज़ीर आला पंजाब के मामले खसूसी हैं बराए ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस। आपका बहुत शुक्रिया सरदार साहब। बताइएगा, ये जो एक टर्न अराउंड होता हुआ हमें नजर आ रहा है मुल्क की मईशत के हवाले से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बड़े जो है वो दरामदी मुआहदे मिल रहे हैं, टैक्स अहदाफ वसूल हो रहे हैं, महंगाई की शरह में भी कुछ कमी वाक़या हुई है। इसकी वजूहात क्या और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, पहले इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा सरदार साहब। बहुत शुक्रिया सैयद अनवार साहब अपने प्रोग्राम में बात करने का मौका देने के लिए। देखिए, ऐसे है कि हम पहले भी ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट को आप मौका दें, गवर्नमेंट लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतरेगी। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ और जो मरतब की हैं और जो टारगेट्स लेके आए हैं, वो इंशाल्लाह लोगों को उसके रिजल्ट मिलेंगे जी। अनफॉर्चुनेटली पिछले एक साल से आप देख रहे हैं कि लास्ट ईयर इसी तरह विंटर का सीज़न था जब कोरोना ने दुनिया को अपनी लपेट में लेना शुरू किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़े वाइज डिसीजन किए, और उन वाइज डिसीजन का जब हम ये कह रहे थे और यहाँ पे लोग वावेला कर रहे थे कि जी आप खुद कह रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। दुनिया के बड़े बड़े जो इकानमी रेलिवेंट जर्नल्स हैं, जो चीज़ें जराइद निकलते हैं, रसाइल हैं, अखबारात हैं, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है और उनको राइट डायरेक्शन में। जी। आपने ये देखा कि जब हमने लॉकडाउन किया तो हमने ग्रेजुअल लॉकडाउन किया, और फिर हमने फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने न सिर्फ वापस अलाउ कर दिया ओपन होने के लिए, लेकिन उसके साथ ये था कि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ आप ये कर सकते हैं कि आपकी जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, वो स्टील है, वो सीमेंट है, उसको भी ओपन करते गए SOPs को फॉलो करते हुए। इसके साथ जब आपका जो मेन सवाल है, जब हम टेक्सटाइल की तरफ आते हैं, तो मैंने आपके ही कई प्रोग्रामों में ये बात पहले की थी कि मैंने बड़ा मीडिया के ऊपर मेरे रिकॉर्ड पे प्रोग्राम मैंने कहा था कि हम इंशाअल्लाह टेक्सटाइल की सनत जो है पाकिस्तान में उसको रिवाइव करेंगे। न सिर्फ रिवाइव करेंगे,
बल्कि उस लेवल पे ले आएंगे कि जो हमारी मुल्क और कौम की तवक्कुआत हैं हमारी टेक्सटाइल सेक्टर के साथ। जी, आपने ये देखा कि पाकिस्तान से टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा बाहर शिफ्ट कर गया, लोगों की तवक्कुआत यहाँ पे पूरी नहीं हो रही थी, उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग किया जा रहा था। तो आज आप इस कोरोना के माहौल में देखें कि इस वक्त रिसेंट पिछले 2-3 माह के अंदर हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर 2 से 3 लाख की जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो गई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी शुरू हो गई। और आज जो टेक्सटाइल रेलिवेंट हमारी जितनी एसोसिएशंस हैं और हमारे जितने टेक्सटाइल ऑनर्स हैं, वो हमें ये कह रहे हैं कि जी हमें इस वक्त लेबर नहीं मिल रही, हमें इस वक्त वर्कर्स की शार्टेज हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से, ओवरसीज़ से, दूसरे मुल्कों से जो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर्स को आर्डर मिलने शुरू हो गए, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिमेंडस है। मतलब माजी में अगर देखें तो अनप्रेसिडेंटेड है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात थी मैं कि वही जानना वज़ीर-ए-आज़म चाहूँ ने कि अगर बेसिक टेक्सटाइल मुहर्रिक क्या बना सरदार साहब, जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छी ये बात है कि हमें बड़े बड़े टेक्सटाइल ऑर्डर्स मिल रहे हैं, 30 लाख गांठों के दरामदी मुआहदे भी कर लिए गए हैं, तो क्या चीज़ मुहर्रिक बनी है? और बहुत अच्छी बात है अगर 2 से 3 लाख लोगों की खपत भी हुई है, क्या चीज़ मुहर्रिक बनी? और ये जो सेकेंड वेव है जो कि बहुत खतरनाक होती जा रही है, इससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है? क्या है? और ये थोड़ी जो सियासी हलचल भी है, मुल्तान में भी कल जलसा हुआ, अब 13 दिसंबर को लाहौर में होने जा रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इससे ये इफेक्ट पड़ सकते हैं, मनफी इस पे असरात मुरतब हो सकते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और साथ साथ कोविड-19 की सेकंड वेव? देखिए, जो पहले जो आपके सवाल का हिस्सा है उसमें जो जी, सबसे बड़ी चीज़ थी कि गवर्नमेंट ने, हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सनतों के हवाले से जो हमारे यूटिलिटी चार्जेस थे उसको 50% रिड्यूस कर दिया। ओके, ये एक बहुत बड़ी तहरीक का बाइस बना के हमारी इंडस्ट्री इससे बेनिफिट ले सकती है। और स्पेशली पीक आवर्स के दरमियान, जब पीक आवर्स होते हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए, तो ये टेक्सटाइल सेक्टर ने फौरी तौर पे उसको पिक किया, उसमें कन्वर्ट किया, अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। पाकिस्तान को ये देखिए कि पाकिस्तान को यूं ही दुनिया में अपॉर्चुनिटी का मुल्क कहा जाता है कि बिजनेस के हवाले से ये एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। जी, और जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं कि ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तो जब पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब उस लैंड का हार्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेक्सटाइल का मेन हब जो हमारा फैसलाबाद का एरिया है, ना सिर्फ ये कि हमने यूटिलिटीज़ में 50% कट किया गवर्नमेंट ने, बट इसके साथ ये था कि रॉ मटेरियल के हवाले से हमारे जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनका माजी में ये था कि उनको बहुत सारे रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं थी। हमारी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि आप लोकल कॉटन भी यूज़ कीजिए, इससे हटके अगर आपको कोई दूसरा ऐसा रॉ मटेरियल है, पॉलिएस्टर है, कोई और ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको आप समझते हैं कि दुनिया के किसी रीजन से आपको चाहिए, आप ले आइए, आप हमारे मुल्क में उसकी फिनिश बनाइए, फिनिश प्रोडक्ट की तरफ जाइए, वैल्यू एडिशन करें और फिर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें। तो ये उसके साथ नतीजा था। तीसरा था जो स्किल्ड लेबर। आप ये देखें कि पिछले 2 साल में हमारे जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो गवर्नमेंट के अंडर जो चलते हैं, उसके अंदर हमने लोगों को इसमें ट्रेन करने में भी हमारी एक, तो अब टेक्सटाइल वालों ने ये देखा कि जो बहुत सारा वर्कर यहाँ से बाहर चला जाता था या दूसरे शहरों में मारा मारा फिरता था, वो अपने इन्हीं शहरों के अंदर यहाँ पे इस वक्त वो जॉब ढूंढ रहा था और टेक्सटाइल वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। तो ये वो फैक्टर्स थे। और इसके साथ मैं सबसे बड़ी जो एक चीज़ आपके साथ शेयर करूं कि जो फाइनेंसिंग थी वो सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर फाइनेंसिंग एनेबल की गई अपने इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल के लिए, कि आप इस फाइनेंसिंग से फ़ायदा ले सकते हैं, इन रेट्स के ऊपर आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। फिर जो स्टेट बैंक के ओवरऑल रेट्स थे, आप ये देखें कि उन रेट्स को 14 के करीब था और वो उसको 6-7% के ऊपर ले आया गया। इस कोरोना के दौर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये स्टेप्स लिए। तो ये वो मरक़ात बने कि जिसकी वजह से, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त अगर हमारी 12 से 14 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट्स हैं, इंशाल्लाह हमारा टारगेट ये है कि अगले 4 से 5 साल में ये 25 से 30 बिलियन पे हमारी गारमेंट्स रिलेटेड, टेक्सटाइल रिलेटेड जो एक्सपोर्ट होगी ये 25 से 30 बिलियन पे चली जाएगी। और जब आप बाकी मिलाएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान 50 से 60 बिलियन क्रॉस कर जाएगा जो इसकी एक्सपोर्ट्स होंगी। और ये वो चीज़ें हैं, ये वो डायरेक्शंस हैं जो इंशाल्लाह हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क के बिजनेसमैन को, हमारी इकॉनमी को आगे लेके जाएंगे। अब जरा सरदार साहब दूसरा सवाल था आपका कोविड-19 पीडीएम के हवाले से जो आपका सवाल का पोर्शन था, देखिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जो रैशनल होनी चाहिए, हमेशा कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसिस होते हैं उसमें रैशनल का प्रिवेल करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक, हम एक सिंपल बात ये कर रहे हैं कि क्या ये कोरोना सिर्फ पंजाब में है या पाकिस्तान में है या ये कोरोना दूसरे मुल्कों में भी मौजूद है। आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में आप देखिए कि कोरोना के हवाले से उन मुल्कों की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या SOPs हैं।
फिर पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर में PMLN की गवर्नमेंट है, वहाँ की गवर्नमेंट को मजबूरन ये स्टेप लेना पड़ा कि आज़ाद कश्मीर इस वक्त मुकम्मल लॉकडाउन में है। सिंध के अंदर बहुत सारे शहर मुकम्मल लॉकडाउन है, कहीं स्मार्ट लॉकडाउन है, कहीं पार्शल लॉकडाउन है। तो ये कहना कि सिर्फ पंजाब के अंदर PDM के जलसों के हवाले से हम ये कहते रहे हैं, आज भी कहते हैं कि जी आपके जलसे करवाए जाएंगे, आपको फैसिलिटेट भी किया जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी कि आप जलसे ज़रूर कीजिए, लेकिन इस वक्त कौम की जान के साथ ना खेलें। ठीक है। एक कैरियर, अगर एक जो कोरोना कैरियर है वो अगर किसी पिंडाल में किसी क्राउड में जाता है तो वो कई 100 लोगों को खतरे में डालेगा, और अगर कई 100 या कई हज़ार लोग कोरोना कैरियर हैं सर, वो तो कोरोना कितने की बात हो लाख गई। और कितने करोड़ लोगों के लिए, तो हम सरदार ये साहब, वो समझते मैं चाह रहा हूं हैं कि इन इसमें ये लोगों को बताइएगा कि बिल्कुल हम चांस देंगे, ठीक है। लेकिन इनकी ये जो इस तरह की डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट्स हैं वो ऑफ कोर्स इकोनॉमी को मुतासर करती हैं, इकोनॉमी को मुतासर करेगी। और डेली क्या ये वेजेस वाले को जी। डेली वेजेस वाले को मुतासर करती हैं। हम ये समझते हैं कि कोई रैशनल नहीं है। पहली तो बात यह कि इन जलसे जुलूस रैलियों की ग्राउंड क्या है, लेकिन अगर इनको जब ग्राउंड मिल भी गई, लेकिन इस वक्त कोरोना की वजह से अपनी कौम की जानों को, हमारे पास वो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, ना यहाँ पे हो सकती है, ना किसी तरक्की पजीर मुल्क के पास है, तो अपने लोगों की जानों को खतरे में न डालें, हमारी इनसे गुजारिश है। और वो गवर्नमेंट को ये मजबूर न करें कि गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने पड़े। हमने किया। मैं चाहूंगा कोविड-19 की सेकंड वेव से क्या ये जो ऑर्डर्स हैं इनपे भी कोई खुदा ना खास्ता कोई मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? और ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि टेक्सटाइल ज़ाहिर बात है हमारा मेन इंजन है हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के हवाले से, और भी कुछ सेक्टर्स हैं जिनको ज्यादा अब इंसेंटिव्स की जरूरत है, अगर आप बता पाएं सरदार तनवीर इलियास साहब। देखिए, मैं सबसे पहले तो टेक्सटाइल के साथ अगर आप इस वक्त बड़ी मूवमेंट देखेंगे तो वो आपका हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है, जिसके अंदर 5 मरला के ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने जो शरह सूद है वो 5% कर दी, और जो 10 मरला वाला घर है वो 7% शरह सूद के ऊपर अपनी फाइनेंसिंग हासिल कर सकते हैं जी। और इसके साथ आपने देखा कि दूसरे पैकेजेस इंट्रोड्यूस करवाए गए, बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए। तो कंस्ट्रक्शन का शोबा भी जो आपके मुल्क में 40 के करीब डायरेक्ट और 15 से 20 सनतें इनडायरेक्ट कंस्ट्रक्शन के शोबे के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो कंस्ट्रक्शन का शोबा भी हमें बड़ा स्ट्रांग मोबिलाइज नज़र आ रहा है। जो हमारी उनके साथ इंटरेक्शन होती है उसमें बड़ी स्ट्रांग इस वक्त मोबिलाइजेशन है। लोग नए नए स्कीमें शुरू कर रहे हैं, लोग घरों के नक्शे बना रहे हैं, कई जगहों पे घर शुरू हो गए। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि सीमेंट इंडस्ट्री जो हमारे मुल्क में हमेशा इग्नोर की गई, नेगलेक्ट हुई, लेकिन आज हमारी गवर्नमेंट ने इस वक्त हम अगले कुछ दिनों में 7 नए लाइसेंस देने जा रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। न सिर्फ वो सीमेंट इंडस्ट्री हमारे मुल्क की ज़रूरियात को पूरी करेगी, लेकिन इसके साथ हम इंशाल्लाह सीमेंट बाहर दूसरी जगहों पे एक्सपोर्ट सरदार साहब ये भी बताइएगा, क्योंकि वक्त कम और मुकाबला सख्त है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड के क़याम की मंजूरी दी है और खुद इसकी वो सदारत करेंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स भी इस पर शामिल होंगे, इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, एक्सपोर्ट में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दुनिया सारी में तरजीहात दी जाती हैं जो लोग एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्सपोर्ट बोर्ड तश्कील दिया है, जब वो खुद मॉनिटर कर रहे होंगे, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब उसकी मॉनिटरिंग प्राइम मिनिस्टर लेवल पे होगी तो हर जो आदमी उसके अंदर पार्टिसिपेंट होगा या जो डिपार्टमेंट उससे रेलिवेंट होगा वो उसके अंदर कितनी तंदई से काम करेगा, कितना उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। हम यहाँ पंजाब के अंदर ग्रीन चैनल एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट रेलिवेंट चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह ग्रीन चैनल के थ्रू पाकिस्तान से बाहर जाएंगी, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। सिर्फ फाइनल एक चेक होगा उनका, हमारे एंटी नारकोटिक्स महकमे वाले चेक करेंगे कि कोई चीज़ हमारे मुल्क के लिए ऐसी चीज़ ना बाहर जाएगी। लेकिन हम एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और गवर्नमेंट की ये तरजीह है कि ये लोग आपके लिए फॉरेन, इससे कॉमन मैन भी मुस्तफीद होगा। आखिर में बताइएगा सरदार साहब इख्तिसार से। बिल्कुल, देखिए, एक्सपोर्ट वो वाहिद शोबा है कि जो आपका फार्मर है उसको उसका रिटर्न नहीं मिलता, आपका मैन्युफैक्चरर है उसको उसका रिटर्न नहीं मिलता। हमने बहुत दफ़ा देखा कि हमारे दही इलाकों के अंदर एक स्किल मौजूद है, लोग उनको वर्कर के तौर पे यूज़ करते हैं, उनसे चीज़ें बनवाते हैं, उनको बहुत थोड़ी सी रुपीज़ में पेमेंट की जाती है, लेकिन खुद डॉलर, पाउंड, रियाल, दिरहम में पैसे कमाए जाते हैं। जब आपके मुल्क में ये कल्चर होगा तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है, हमें खुशी उस वक्त होगी कि जो हमारा आम वर्कर, आम रहने वाला, आम कंट्रीब्यूट करने वाला उससे मुस्तफीद हो सकेगा। तो जब आपके मुल्क में ये कंप्लीट कल्चर होगा तो फिर ये इस्तेसाल भी खत्म होगा कि चंद लोग तो उसमें से बेनिफिट ले जाएं, लेकिन जो एक्चुअल मेहनत करने वाले हैं वो उससे महरूम रह जाएं। तो इंशाअल्लाह हम एक्चुअल मेहनत करने वालों को भी उनका सिला दिलवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार तनवीर इलियास साहब,
वज़ीर आला पंजाब के मामले खसूसी हमसे खसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। व्यूअर्स, अच्छी खबर है और टेक्सटाइल का शोबा तरक्की करेगा तो पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और एक आम आदमी को ज़ाहिर बात है जब ट्रेड डेफिसिट कम होगा तो उसके समरात से हम भी मुस्तफ़ीद होंगे, हमारी मईशत भी फलेगी फूलेगी। अब देखना यह है कि पॉलिटिकल चैलेंज भी है मौजूदा हुकूमत को, कोविड-19 है, तो इन दो रुखों पे, दो पहलुओं पे हुकूमत को चैलेंज का सामना है। किससे से नंबर आजमा होती है। अपोजिशन जो है वो भी ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं। वो इस हवाले से उनकी क्या तरजीहात होनी चाहिए, क्या होंगी, ये आने वाले दिनों में भी इसका अहाता करते रहेंगे। आज के लिए यही कुछ। आप हमने जो नशिस्त की इसका फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पे जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही सेहत रही तो आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।